खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमधारा के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रदीप गुप्ता की लिखी कहानी कड़वा सच। संजना की आंखें भीगी हुई थी। उसने अपने बेटे डॉक्टर आदित्य मोहन को पत्र लिखकर एक गहरी सांस ली और उसके कॉलेज में ही अंग्रेजी विषय का प्रवक्ता डॉक्टर रमन के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। संजना ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि वो अब जिंदगी के शेष वर्षों को व्यवस्थित होकर गुजारना चाहती है, क्योंकि अभी तक वो पति और बेटे के बंधन में इस प्रकार जकड़ी हुई थी कि उसके मन की भाषा किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की थी। उसको मिली थी तो सिर्फ अपने देह सौंपने, जलालत सहने और दर दर की ठोकरें खाने जैसी जिंदगी। वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में मनोविज्ञान की प्रवक्ता है, फिर भी जिंदगी किसी की उधार दी हुई नहीं है। वो तिल तिल होकर मरना नहीं चाहती, इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया है। शायद डॉक्टर आदित्य तुम्हें मेरा फैसला नागवार लगे, लेकिन अब तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर हो। तुम्हारा अपना अस्पताल है जहाँ पर रोगियों की भीड़ लगी रहती है, और तुम्हारी पत्नी डॉक्टर रागिनी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। उसको महज अपने बैंक बैलेंस से ही प्यार है। उसे क्या पता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है। तुमने भी डॉक्टर रागिनी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर उससे ब्याह रचा लिया था, पर अपनी माँ को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। तब मुझे पड़ोस में रहने वाले श्री नागेश शर्मा जी ने बताया था कि तुम्हारे बेटे डॉक्टर आदित्य ने IAS अधिकारी रंजीत बावेजा की बेटी डॉक्टर रागिनी से शादी रचा ली है। तब मेरी हालत कैसी हो गई होगी, तुम मेरे मर्म को कब समझ सकोगे। तुमने शायद माँ को ये रिश्ता बताने की ज़रूरत नहीं समझी होगी कि तुम्हारे उच्च सोसाइटी में माँ पर लगे धब्बों का साया ना पड़ जाए, कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने इसलिए छोड़ दिया था कि वो चरित्रहीन है। डॉक्टर आदित्य मोहन खोट मेरे दामन में नहीं था। निर्लज तो तुम्हारा बाप था, जो अमीरी के रूप में न जाने कितनी कुमारी लड़कियों की देह मसल चुका था। तुम्हारे दादा लक्ष्मण दास और दादी सुलोचना बड़े नेक और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनको अपने इकलौते बेटे राहुल के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उनके बिगड़ेल और अयाश लड़के को रास्ते पर ला सके। जानते हो, डॉक्टर आदित्य मोहन मेरे ससुराल वालों का कपड़ों का थोक का व्यापार था। घर में सब सुख सुविधाएं थी। यदि कमी थी तो इस बात की कि भविष्य में उनके परिवार की गरिमा मिट्टी में मिल जाएगी और पीढ़ियों से जो संजोई हुई इज्जत और मान मर्यादा है वो खाक में डूब जाएगी। तुम्हारे पिता राहुल के लिए तब बड़े जोर शोर से दुल्हन की तलाश शुरू हो गई थी, जो हमारे परिवार में आकर ख़त्म हुई। मैं साइकोलॉजी में MA और MPhil कर रही थी, और मेरी छोटी बहन सुजाता BSc प्रथम वर्ष की छात्रा थी। तुम्हारे नाना की फलों की दुकान थी, जिससे इतनी आमदनी हो जाती थी कि परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता था। तुम्हारी नानी सावित्री एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। हमारे माँ बाप ने हमें भारतीय संस्कारों के सांचे में इस तरह ढाला था कि जिंदगी की ऊंच नीच को हम बखूबी से जानते थे। मैं अपने कॉलेज की प्रतियोगिताओं में हमेशा छाई रहती। भले ही मेरा रंग रूप सांवला था, परंतु फिर भी कुछ लड़कों में इस बाबत होड़ लगी रहती कि मुझसे बातचीत कौन करेगा। लेकिन मैं पढ़ाई के प्रति
ध्यान देकर कुछ कर दिखाने और अपने पांव पर खड़ा होने की चाहत रखती थी, ताकि समय रहते मैं अपने भविष्य की मंजिल तलाश कर सकूं। अभी मैं शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। हालांकि उस समय अच्छे अच्छे 2-3 रिश्ते आए भी थे। मेरे पिताजी जल्दी से मेरे हाथ पीले करने के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को इस बात के लिए आश्वस्त कर लिया था कि पढ़ाई पूरी होते ही वो स्वयं इस बाबत उन्हें बता देगी। जानते हो डॉक्टर आदित्य मोहन, तब एक दिन राहुल के पापा लक्ष्मण दास ने अपने सिर की पगड़ी मेरे कदमों में डालकर मुझसे मेरा हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था। इतने बड़े घर का मालिक किस प्रकार अपने घर के चिराग के लिए ऐसी बहू ढूंढ रहा था जो उनके परिवार की डूबती हुई नैया को पार लगा सके। पता नहीं तब मुझे उन बूढ़ी आंखों में उमड़ आए विवशता के बादलों की पीड़ा सहन नहीं हुई, और तब मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बाबूजी उठो। मैं उनको भटकते हुए रेगिस्तान से निकाल कर ले आऊँगी। तब परिवार के सभी लोग मेरा चेहरा ताकते रह गए थे। बस यहीं से मेरी शराफत, भारतीय नारी की लज्जा और सहनशीलता की चूक हो गई थी। शादी के पहले ही दिन तुम्हारे पिताजी रात के 3 बजे आए थे। शराब के नशे में उनकी हालत बड़ी शोचनीय थी। उन्होंने तब कहना शुरू कर दिया था कि तुमने मेरी पत्नी बनकर ही रहना है, वो भी सिर्फ समाज में दिखाने की खातिर। मैं किसी एक औरत के साथ बंद कर नहीं रह सकता। मेरे से प्यार की उम्मीद न करना। मैं अपने कॉलेज के समय से ही सुचित्रा नामक लड़की से प्यार करता हूँ। तुम कभी भी मेरे रास्ते में बाधक नहीं बनोगी। और हाँ, तुम्हें जितना रुपया पैसा चाहिए वो इस तिजोरी से ले लेना। हाँ, अगर तुमने अपने सास ससुर को इस बारे में बताया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। पहली रात में कितनी बेरहमी से राहुल ने मेरे जज्बातों और अरमानों को एक ही सांस में कुचल डाला था। उसके लिए औरत तो मानो एक खिलौना थी, जिसे जब चाहा उससे खेला और फिर तोड़ दिया। राहुल ने मुझे उस दिन इतना जलील किया, तब वह मेरे बिस्तर पर सुचित्रा को ले आया था। मैं अगले रोज अपने सास ससुर को एक पत्र लिखकर चुपचाप वहाँ से एक ऐसी मंजिल तलाशने को चल पड़ी थी, तब तू मेरे पीठ में आ चुका था। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मैं आम भारतीय नारियों की भांति आंसू न बहाकर अपनी जिंदगी को नरकीय बनाने की अपेक्षा चुनौतियों का डटकर सामना करके एक सबला नारी बनकर दिखाऊंगी। मैंने शहर से दूर किराए के मकान में रहकर वहाँ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया, और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। मेरे अधरों में हमेशा छाई रहने वाली खामोशी की जगह बंसी की फुहारें छाने लगी थी। मैंने बस एक ही सपना पाला कि तुम्हें एक बड़ा आदमी बनाऊंगी, ताकि तुम समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ो। मैं जहाँ कहीं भी कोई वैकेंट पोस्ट होती उसके लिए अप्लाई कर देती। कुछ महीनों की कोशिश के बाद मुझे कॉलेज में मनोविज्ञान प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिल गई, और मैं तुम्हें वहाँ सरकारी क्वार्टर में लाकर परवरिश करती रही। तुम हर साल परीक्षा में मेरे मन मुताबिक सफलता के पायदान पार करते रहे। तुम्हें MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद हाउस जॉब मिली, साथ ही साथ तुम्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए फेलोशिप भी मिली। तब मेरा पति समाज में ये बातें करता हुआ नहीं थकता था कि अच्छा हुआ वो अपने आप मेरे घर की दहलीज से भाग कर चली गई, और न जाने पैदा हुई औलाद किसकी है। ऐसी उल्टा और चरित्रहीन औरतें समाज के लिए कलंक होती है। जानते हो डॉक्टर आदित्य मोहन, जिस आदमी के साथ मैंने 7 फेरे लेकर अपने सतीत्व को उसके हवाले कर दिया था, उसी आदमी ने मेरे दामन पर कीचड़ उछालने में भी शर्म महसूस नहीं की। उसे इस बात का गुस्सा था कि मैंने एक फैसला ले लिया था। उसके बारे में उसने कल्पना नहीं की थी। वह तो मुझे तलाक नहीं देना चाहता था, ताकि मैं उसकी राखेल बनकर उसके टुकड़ों पर पलूं और उसके सही गलत फैसलों पर अपनी मोहर लगाऊं। पर मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी, और अंत में 11 वर्षों की जद्दोजहद के बाद मुझे तलाक मिला।
हालांकि उस दौरान उसने कई बार मुझे मनाने और धमकाने के हर हथकंडे अपनाए। मेरे स्टाफ और पड़ोसियों को भी यही लगता था कि मैं एक बदचलन और पेशेवर औरत हूँ, और कई बार मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे अपने स्टाफ के लोग पता नहीं कितनी गंदी बात कर जाते थे। ये तो केवल डॉक्टर रमन ही थे जो मेरे साथ कॉलेज में लगे हुए थे। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा ना दिया होता तो मैं अब तक कब की टूट चुकी होती। उस दिन जब मैं और रमन शिवाजी पार्क में बैठे थे तब तुम कितना कुछ भूल गए थे। मुझे तुम पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर डॉक्टर रमन ने मेरा तुम पर उठने वाला हाथ खींच लिया। डॉक्टर रमन के बारे में मैं तुम्हें इतना बता दूं कि उन्होंने अब तक इसलिए मैरिज नहीं की कि जिस लड़की को वो प्यार करते थे उसने अपनी शादी किसी और से कर ली थी, क्योंकि एक तो इन पर पारिवारिक जिम्मेवारी अधिक थी, दूसरे वे आर्थिक रूप से भी ज़्यादा संबल नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे से आर्थिक रूप में भी ज़्यादा संबल नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे को पिछले कई वर्षों से जानते हैं, इसलिए अगले महीने कॉलेज की छुट्टियों में हम शादी करने जा रहे हैं। तुम्हें मैं खुशखबरी और देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी आज एड्स रोग से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये थी प्रदीप गुप्ता की लिखी हुई कहानी कड़वा सच। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।